दोस्तों नमस्कार। राजनीति को समझ गए तो देश को समझ गए। और राजनीति इस देश की रगों में दौड़ती है और चुनाव के वक्त उसकी धड़कनें सुनाई देती है। और पहली बार बीजेपी भी समझ गई, जो बीते 9 बरस से राजनीतिक प्रयोग वह एक चेहरे के आश्रय कर रही थी, उसमें एक राज्य में हार। दरअसल एक राज्य में सत्ता गंवाना नहीं है, बल्कि उस चेहरे की हार है। और इसी बात का जिक्र विपक्ष के भीतर भी अब घुमड़ने लगा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े चेहरे को जो पॉलिटिकल पार्टी हरा दे, झटके में वह केंद्र में आकर खड़ी हो जाएगी। और विपक्ष के भीतर भी इस बात को लेकर हलचल बढ़ चुकी है कि दरअसल कर्नाटक की जीत के आगे पीछे खड़ा हुआ जाए या आने वाले वक्त में अपने अपने राज्य में राजनीतिक जमी को बचाया जाए। और कांग्रेस भी समझ गई है, जब उसने मात प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को दी है तो महज कर्नाटक नहीं जीता है, बल्कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम राज्य दर राज्य अब नई रणनीति के साथ कांग्रेस को तैयार कर सकते हैं। और शायद इसीलिए बजरंग दल का जिक्र कर्नाटक में हो सकता है, लेकिन बजरंग दल का जिक्र मध्य प्रदेश में नहीं होगा। मध्य प्रदेश की रणनीति कुछ और होगी, तेलंगाना की रणनीति कुछ और होगी, छत्तीसगढ़ की कुछ और होगी। और इस रणनीति के आश्रय देश के दूसरे उन विपक्षी राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि अब विपक्ष की धुरी अगर कांग्रेस बनने लगी है तो फिर अपनी सियासी जमीन को कैसे बचाएं। दिसंबर 2021 याद कीजिए, ममता बनर्जी बंबई पहुंची थी और मुंबई में शरद पवार उनके बगल में खड़े थे। पत्रकारों ने पूछा, विपक्ष एकजुट हो जाएगा? तो ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस मुक्त विपक्ष की हम सोचते हैं। और अब यूपीए के दिन लद गए जब कांग्रेस अगुवाई किया करती थी, और 1.5 बरस के बाद देखिए 360 डिग्री में सुई घूम गई। और अब ममता बनर्जी कह रही है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि अगर वोट शिफ्ट होने लगे उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और मुसलमानों के, तो इसके बाद समाजवादी पार्टी कहां बचेगी। तो उन्होंने भी एक राग दिया। उन्होंने कहा, जहां पर जो पार्टी मजबूत हो उसके साथ दूसरे दल आकर खड़े हो। जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम साथ देंगे, जहां हम मजबूत होंगे वहां उन्हें साथ देना चाहिए। उसका मजमून यही था, परसेप्शन यही था। तो उन सब के बीच तेलंगाना के भीतर पहली बार किसी दूसरे ने छापा नहीं मारा, यानी यूथ कांग्रेस का जो आईटी सेल है, जहां से प्रचार प्रसार कांग्रेस का होता है, उस पर छापा तेलंगाना की पुलिस ने मारा। और तेलंगाना की पुलिस उसी टीआरएस के कब्जे में है या उसी टीआरएस की सत्ता के अधीन है, जिसने अपने आप को राज्य से निकलकर बीआरएस के तौर पर रखा है। अब वो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है, क्योंकि उसके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। और लगातार उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन निशाने पर लेते वक्त वह भी गाहे बगाहे विपक्ष की एकजुटता का जिक्र करते थे। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में छापा मारने की जरूरत क्यों पड़ी? यह बदलती राजनीति के ऐसे निशान हैं जिसे आज समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस रास्ते कांग्रेस कर्नाटक के बाद निकल रही है, उनके जहन में 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह कि कर्नाटक में आदिवासी सुरक्षित सीट, एक भी सीट नहीं मिली बीजेपी को। जो एससी की सीट है, यानी दलितों की सीट है, वहां पर भी 30% सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई। और इस देश के भीतर में जो मुस्लिम बिखरा हुआ था, वह कर्नाटक में एकजुट हो गया। यानी एक झटके के भीतर अगर इस देश में अभी तक जो ओबीसी की राजनीति चल रही थी, उसके समानांतर अगर मुस्लिम, दलित और आदिवासी अलग अलग राज्यों में खड़ा हो जाए एकजुटता के साथ, और तीनों अगर इस रूप में किसी एक राजनीतिक दल के पीछे आकर खड़े हो जाएं, तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। क्योंकि राज्यवार ब्यौरों को अगर देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। मुस्लिम वोट बढ़ता है, बीजेपी जीतती है। दलित वोट बढ़ता है, बीजेपी जीतती है। आदिवासी बढ़ते हैं, बीजेपी जीतती है। और इन सब के बीच वह नारा ओबीसी का लगाती है।
तो ओबीसी का अपने तौर पर सियासी फायदा उठाते हुए तमाम जगहों पर जो वोटों को बांटने की परिस्थिति थी, क्या कर्नाटक ने एक ऐसा मैसेज दिया जिसमें कांग्रेस की राजनीति अब सीधे सीधे राज्यों के इर्द गिर्द घुमड़ रही है, जहां उसे समझ में आने लगा है कि तेलंगाना में उसकी जमीन तो मजबूत थी और मौजूदा वक्त में जो बीजेपी अपने वर्चस्व का जिक्र करती है, कुल मिला के उसके पास है तो 4 ही राज्य जहां पर वो अपने बूते जीती है, और कांग्रेस भी तो अपने बूते 4 राज्यों को जीती है। बीजेपी के पास क्या है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, असम है और उत्तराखंड है। यही 4 राज्य हैं जहां पर उसकी अपनी सरकार अपने बूते बनी है बिना तोड़फोड़ के। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और अब कर्नाटक है। 4 राज्य तो यहां भी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की उसमें महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, वहां से लोग टूटे, उनके बड़े नेता टूटे और बीजेपी की सत्ता बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ के सरकार बनाई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस झारखंड में समर्थन दे रही है, बिहार में समर्थन दे रही है, तमिलनाडु में समर्थन दे रही है। हालांकि तमिलनाडु का जिक्र समर्थन के लिहाज से नहीं करना चाहिए, वहां की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके ही मैटर करती है। लेकिन बावजूद इसके राज्यों की फहरिस्त में अगर देखेंगे तो यह 2 नेशनल पार्टी आमने सामने खड़ी है और उसके बीच में जो छत्रपों की लड़ाई है, अगर उस दायरे में आइएगा तो आंध्र प्रदेश में कौन है? जगन रेड्डी, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी अभी धीरे धीरे घुसना चाहती है जो घुस नहीं पाई है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के काउंटर में बीजेपी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो चली है। वहीं उड़ीसा में भी बीजेपी ने अपना कद बढ़ाया है और नवीन पटनायक के बाद बीजेपी की पहुंच है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस है, पंजाब में कांग्रेस है, दिल्ली में बीजेपी है, लेकिन केरल में कांग्रेस है। यानी इस लिहाज से अगर समझिए तो विपक्ष के भीतर कुछ सवाल नए खड़े हो गए हैं। वो सवाल इस बात को लेकर हैं कि दरअसल 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदमों में अपनी राजनीति कौन कैसी बचाएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब इस महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं तो अब कांग्रेस समझ गई है, इसीलिए उसने तय किया कि अब राज्यवार राजनीति और उस राज्य की जमीनी जरूरतों और उसके मुद्दों के आश्रय राजनीति खड़ी करनी होगी। इससे काम नहीं चलेगा कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इससे भी काम नहीं चलेगा कि संविधान सत्ता ने ताक पर रख दिया है, काम इससे भी नहीं चलेगा कि सीमा पर चीनियों ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा लोगों की जिंदगी से जुड़ी स्थितियों को उभार कर सामने रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास आज की तारीख में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के मानचित्र पर आप खड़े हो जाइए तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश के भीतर में कांग्रेस आपको नजर नहीं आएगी। अगर हम नाम लेना शुरू करें तो यकीनी तौर पर आपको लगेगा ये कौन सी राजनीति अभी तक कांग्रेस कर रही थी, और पहली बार अगर संभल रही है तो क्या वो मान रही है कि तेलंगाना के लिए जैसे उसने प्रियंका गांधी को प्रभार दे दिया कि अब आपकी अगुवाई में तेलंगाना में चुनाव लड़ा जाएगा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ अगुवाई करने के लिए हैं, बघेल मुख्यमंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ की अगुवाई करें। राजस्थान का मामला कुछ उलझा हुआ है, किस दिशा में कैसे जाएं इसको लेकर अभी उलझने बरकरार हैं। लेकिन बावजूद इसके यह एक बेहतरीन चीज है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर ही 2 पोल खड़े हो गए हैं और जनता को उन 2 पोल में से किसी एक पोल को अगर चुनना पड़ जाए इलेक्शन की परिस्थिति में तो बीजेपी तो यूं ही गायब हो गई। तो क्या यह एक नई परिस्थिति आकर बीजेपी के सामने भी खड़ी हो गई है और कांग्रेस स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ रही है, अब वो राज्यवार राजनीति को साधने की दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि लोकसभा के आईने में जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम 1.5 दर्जन राज्यों का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यानी 12, 13, 14 राज्यों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी जितने नामों को हमने पढ़ा, यहां की कुल 343 लोकसभा सीट है और इन 343 लोकसभा सीटों में सिर्फ 12 सीट पर कांग्रेस जीती है। यानी यही वो जगह है जहां पे छत्रपों का राज है,
यही वो जगह है जहां पर विपक्ष को यूनिटी चाहिए, और यही वो जगह है जहां पर कांग्रेस को जिस स्थिति में अभी है उससे बुरी स्थिति उसकी हो नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ एक सीट, बिहार में 40 में से सिर्फ एक सीट, मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ एक सीट, उड़ीसा में 21 में से सिर्फ एक सीट, झारखंड में 14 में से सिर्फ एक सीट, महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ एक सीट, पश्चिम बंगाल में 42 में से सिर्फ एक सीट। यह मैसेज क्या है? अगर इससे ज्यादा की स्थिति में आएंगे तो असम आएंगे, 14 में से 3 सीट, और उसके बाद आपके जहन में दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ आएगा, 11 में से 2 सीट, बाकी जगहों पर है ही नहीं। लेकिन अगर उस मैसेज पे आइए जहां पर हम जिक्र ओबीसी के काउंटर में मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कर रहे हैं, तो जब इस परिस्थिति में जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपकी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है, बिहार में 16.5% मुसलमान है, और अलग अलग राज्यों में जहां मुसलमानों की तादाद जैसे असम में 34% मुसलमान है और 12.5% वहां पर आदिवासी है। और अगर ये बीजेपी के खिलाफ है तो कांग्रेस को वहां पर 14 में से 3 सीट 2019 में जीती थी, तो आने वाले वक्त में क्या होगा? महाराष्ट्र में 11.5% मुस्लिम है और लगभग 9.5% वहां पर आदिवासी। अभी हम दलितों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए मुस्लिम और आदिवासी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में वह शिफ्ट हो गया, पूरे ताकत के साथ शिफ्ट हुआ। हालांकि पूरी ताकत के साथ शिफ्ट दलित भी हुआ है, और इस प्रक्रिया में अगर दलितों को जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो आप किसी भी राज्य को परखना शुरू कीजिए। मसलन बिहार में अगर 16.5% मुस्लिम है तो लगभग 16% दलित है। और अगर यह महसूस होता है कि अब छोटे राजनीतिक दलों को छोड़िए और बड़े राजनीतिक दलों के आश्रय बीजेपी को हराने की परिस्थिति में लेकर आइए, तो यह रणनीति तभी बन सकती है जब 2024 से पहले के तमाम राज्यों के चुनाव को कांग्रेस उसी तरीके से जीते जैसे कर्नाटक में जीती है। क्योंकि यह एक हैरत की बात है कि 343 सीटों में से सिर्फ 12 सीट, और कांग्रेस जीतती कहां रही है? कांग्रेस पंजाब में जीती, 13 में से 8 सीट पर उसने कब्जा किया, जो उसकी सबसे बड़ी सफलता है। वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी, वहां बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार है। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन यहां पर कब्जा बीजेपी का है 7 सीट पर। और गुजरात का जिक्र तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि 26 सीट पर वहां पर बीजेपी काबिज है। लेकिन गुजरात के भीतर जरा झांक के तो देखिए, लगभग 9.5% मुसलमान, लगभग 14.5% आदिवासी, और दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 25% पार हो जाते हैं। और उसमें जो दलितों की तादाद है वह तकरीबन 6.5%, यानी तीनों को अगर मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन 30% के पार है। राजनीति को राज्यवार तरीके से साधते हुए 2024 में कदम रखने का जो कांग्रेस ने अपने प्लान के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया, उसके सामने अब 2 ही मैसेज हैं। जिस राज्य की जो जरूरत हो उसके हिसाब से राजनीति की जाए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाकर राज्यों की राजनीति साधने में मुश्किल होगी, और इन सब के बीच दक्षिण भारत, और जिसका जिक्र बार बार डीके शिव कुमार खुद करते हैं कि वहां पर दक्षिण भारत में तो वह किसी भी हालत में बीजेपी को तेलंगाना में भी घुसने नहीं देंगे। तो जरा दक्षिण भारत की स्थिति समझिए। यहां के कुल 128 सीटें हैं, जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और तमिलनाडु है। इस 128 में से कांग्रेस 27 सीट जीती है, और उसमें मैक्सिमम सीट जो उसको मिली है वो और कहीं नहीं, केरल में मिली है 20 में से 15, जहां बीजेपी है ही नहीं। वहां पर वामपंथियों की पहुंच और पकड़ है, तो जाहिर है विपक्ष के भीतर हिचकोले खाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अगर केंद्र में आकर खड़ी हो रही है विपक्ष की राजनीति के भीतर में, और कांग्रेस अगर उस चेहरे को पराजित कर रही है जो चेहरा इससे पहले लगातार जीतते चला आ रहा था और चकाचौंध में समाया हुआ था, अगर उसकी हार हो रही है तो फिर समूचे विपक्ष के भीतर एक खलबली भी मचेगी। और इसीलिए ध्यान दीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अपनी राजनीति को बचाने के लिए उन्हें 2 तरफा राजनीति खेलनी होगी। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस आकर खड़ी हो गई, और कांग्रेस भी समझ रही है कि इस सियासत को साधने के लिए अगर वोट बैंक और लोगों की जरूरतों को परखना है तो फिर मुस्लिम, दलित
और आदिवासी, ये तीन बड़े मायने वाली चीजें हैं। हम इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान दीजिए तो तेलंगाना के भीतर में शेड्यूल ट्राइब जो है वो लगभग 9.5% है। ये मैसेज क्या है? कर्नाटक के भीतर में लगभग 7% था, लेकिन वहां पर मुस्लिमों की तादाद लगभग 13% थी। तेलंगाना की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, तो वहां क्यों नहीं जीत सकते? और इसके लिए 2 जून से जो शुरुआत कांग्रेस कर रही है, क्या यह मैसेज केसीआर के लिए है? क्योंकि बीजेपी तो वहां तीसरे नंबर पर खड़ी है, तो बीजेपी के लिए यह मैसेज नहीं है। और अगर दक्षिण भारत के भीतर ध्यान दीजिए तो कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, यहां पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी से सामना कांग्रेस का नहीं होना है, उन्हीं पार्टियों से होना है जो कि विपक्ष के तौर पर मौजूद इस देश की सियासत में है। और यहां की कुल 70 में से सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। उस 4 सीटों में कर्नाटक की 1 सीट और तेलंगाना की 3 सीट। और इन दोनों सीटों को मिला दीजिएगा, अगर कर्नाटक और तेलंगाना को मिलाइएगा तो यह लगभग 45 सीट है, जिसमें से 4 सीट आती है। और आंध्र में तो 1 भी सीट नहीं जीत पाई। यानी राजनीति साधने के लिए जिस दृष्टि से कांग्रेस अब बढ़ रही है, क्योंकि वो कर्नाटक नहीं जीता है, उन्होंने इस देश के उस चेहरे को हराया है जो चेहरा ये मानकर चल रहा था कि दरअसल हमारी राजनीति बेहतरीन है। और उसके साथ बीजेपी का कैडर और संघ की विचारधारा, आदिवासियों को वनवासी के आश्रय जिस राजनीति का पाठ गुजरात में पढ़ाकर जीत गए, उसमें आदिवासियों का योगदान नहीं, बल्कि वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बड़ी तीखी है। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कमजोर होता है या खत्म होता है या नहीं चलता है, वहां पर एक नई राजनीति पनपती है। और इस राजनीति को साधने के लिए अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ रहे हैं, तो बाकी जगहों की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस को टकराना उन्हीं छत्रपों से है, जिन छत्रपों को अब समझ में आ गया है कि दरअसल उन तबकों के भीतर भी एक सवाल है, मुस्लिमों के भीतर यह सवाल है। हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी तो एक उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है मुस्लिम इस देश में, और बीजेपी मानकर चलती है जिस दिन मुस्लिम एकजुट हो गया उस दिन हिंदू एकजुट हो जाएगा। तब यहां पर अगला सवाल आदिवासी और दलितों का उभरता है। और ये तीनों ऐसी कॉकटेल है जो एक परिस्थिति में ओबीसी के आश्रय तमाम छत्रपों की राजनीति जो चल रही है इस देश के भीतर में, वह झटके में एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा करेगी जहां पर हिंदुत्व का राग बीजेपी अपनाएगी जरूर, लेकिन वह भोतरा होगा। तो ऐसे में ओबीसी वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर उस पार्टी के साथ जाएगा जो बीजेपी को हरा रही है। और अगर इसमें दलित और शेड्यूल ट्राइब का भी छौंक लग जाता है, तो यह एक भारत के भीतर की नई राजनीति उस दिशा में बढ़ रही है जहां पर अब यह समझने की जरूरत है कि अगला बड़ा राजनीतिक प्रयोग तेलंगाना में होना है, क्योंकि वहां पर बीजेपी नहीं है। बाकी तीनों राज्यों में बीजेपी है, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जिसका जिक्र बार बार होता है, इन तीनों जगहों पर बीजेपी की मौजूदगी है। लेकिन तेलंगाना एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो लोकसभा चुनाव जो 2019 के हुए, उसकी बदौलत भी बीजेपी वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई। अगर जितनी सीटों पे जीती या जितनी सीटों पर प्रभावी थी, अगर उसको आप विधानसभा में कन्वर्ट करें तो वह कुल मिला के 119 में से 21 सीटों पर प्रभावी नजर आती है। इतनी ही सीटों पर कांग्रेस भी प्रभावी नजर आती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीतती है और कांग्रेस 19 सीट जीतती है। हालांकि यहां पर वर्चस्व टीआरएस का है, केसीआर का है। और अब केसीआर को यह खतरा है कि वहां के अगर मुस्लिम और आदिवासी एकजुट होकर उनसे शिफ्ट हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। और यहीं पर खतरे की घंटी और राजनीतिक प्रयोग तेलंगाना को लेकर कांग्रेस को भी करना है और टीआरएस को भी करना है, बीआरएस को, उसको भी करना है। यह एक टकराव है। जिन बातों का जिक्र अब हो रहा है, क्या वापस अब राज्यवार मुद्दों को उभारने की स्थिति से जो बीजेपी लगातार भागती रही और एक ऐसे चेहरे के आश्रय राजनीति को साधती रही जिस राजनीति ने उसे जीत दिलाई, वह अगर सिमट रही है, सिकुड़ रही है। और जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता है तो महंगाई का जिक्र नहीं होता है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं होता है,
लोगों की जिंदगी के जीने के जद्दोजहद का जिक्र नहीं होता है। वो डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, वो विकास का जिक्र करते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो उन नारों का जिक्र करते हैं जो नारे दिए गए और जो केंद्र सरकार के जरिए दिए गए, और उसके बाद वो डबल इंजन लगाने की परिस्थिति में आते हैं। लेकिन यह परिस्थिति तो कर्नाटक में फेल कर गई, और यह परिस्थिति अब आने वाले वक्त में सिर्फ एक मध्य प्रदेश है जहां बची हुई है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी स्थिति भी जुड़ती है। आरएसएस यहीं से शुरू होती है। आरएसएस की पैठ मध्य प्रदेश के भीतर ग्राम पंचायत तक में है, यह हर कोई जानता है। आरएसएस की पैठ अपने तौर पर तेलंगाना के भीतर भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, वो राजस्थान में भी है। लेकिन यहां से एक नई राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति उस करप्शन को साधनी है जिसको हाथ में हथियार लेकर ईडी और सीबीआई चलती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर नकेल कसने के लिए उनके इर्द गिर्द माइनिंग का घपला घोटाला हो या शराब के घपला घोटाला हो, आईएएस के तमाम लोग हों, होटेलियर हों, जो बिजनेसमैन हो, जो सत्ता के करीब हैं, उनको धर दबोचने की स्थिति में ईडी लगातार आई है। और इस बरस के भीतर यानी जनवरी के बाद से वहां 60 से ज्यादा बार छापे ईडी मार चुकी है, दर्जन भर अधिकारियों को हिरासत में ले चुकी है। यह परिस्थिति बतलाती है कि फिर केंद्र की राजनीति और प्रधानमंत्री मोदी के जो शब्द रहते हैं, उन शब्दों के आश्रय वह बीजेपी की सियासत को राज्यों में साधेगी। लेकिन यह चला नहीं कर्नाटक में, तो दूसरे राज्य में कैसे चलेगा? इस सवाल को लेकर बीजेपी के भीतर परेशानी शुरू हो गई है। तो ऐसे में आखिर के तीन जो सबसे बड़े सवाल निकल कर आते हैं। जो पुरानी राजनीति थी जिसमें शरद पवार थे, नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, एक वक्त मुलायम थे, अब तो अखिलेश आ गए, ममता बनर्जी, उनका भतीजा भी हालांकि राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, जिसको लेकर बीजेपी नेता कहते हैं पता नहीं कब इनको जेल में डाल दिया जाए। बाला साहब ठाकरे के बेटे आ गए, वाईएसआर के बेटे आ गए, केसीआर है, उनकी बेटी कविता भी है, उधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी भी हैं। इन तमाम परिस्थितियों को जब आप परख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो क्षत्रप थे और क्षत्रपों ने जिस राजनीति को साधा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीति और गवर्नेंस को जिस रूप में मिलाकर इस देश में सियासत की शुरुआत की, उसमें एक झटके में यह लोग पिछड़ते चले गए। कांग्रेस भी टिक नहीं पाई, लेकिन सवाल था कि कांग्रेस टिके या ना टिके और विपक्ष पिछड़ता चला जाए, तो ऐसे में जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और जिन पॉलिसीज का जिक्र हो रहा था वह शायद जमीन से आसमान में तारे तोड़ने के समान था, जो पहली बार चकनाचूर हुआ है। और अब 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम बरस नहीं महीने गिन रहे हैं, और महीने गिनते वक्त आपके सामने 4-5 राज्यों के चुनाव हैं। और चुनाव ही हिंदुस्तान के भीतर की उस राजनीति का पाठ है जो लोगों की शिराओं में दौड़ता है और जिसकी धड़कनें चुनाव परिणाम के साथ उभर कर आती है। तो 3-4 मुद्दे जो बड़े निकल कर आ रहे हैं, अगर इन 3-4 चुनावों के भीतर प्रधानमंत्री का चेहरा ही सामने रखकर बीजेपी लड़ी और किसी भी राज्य को उसने गंवाया, तो 2024 में यह चेहरा नहीं टिकेगा। दूसरी बात, किसी भी राज्य में अगर मुस्लिम और आदिवासी दलित एकजुट होकर अगर कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो गया, तो क्षत्रपों के दिन बचेंगे नहीं, उनके लिए मुश्किल हालात शुरू हो जाएंगे। और तीसरी परिस्थिति जो शायद एकदम नई परिस्थिति है, जिसमें 1 to 1 की स्थिति में समूचा विपक्ष सहमति के साथ अगर खड़ा हो जाता है, तो शायद इस देश की जनता जो सोच रही है कि आने वाले वक्त में जिस सियासत को उसे देखना है, उसमें जीत और हार बीजेपी की नहीं, उसमें जीत और हार कांग्रेस की नहीं, संयोग से वो समूची जीत और हार 9 बरस की उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घुट्टी दे देकर पिलाया है। और इस देश के कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, बीजेपी का अध्यक्ष हो, देश के गृह मंत्री हो, हर के भाषण में, हर की रैली में, हर शब्द के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस देश की उपलब्धियों का पूरा जो खाका रखा जाता है, अगर उसमें नाम को हटा दीजिए, चेहरे को हटा दीजिए, तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या ऐसी स्थिति 2024 की दिशा में बढ़ रही है? तो क्या यह मिट्टी में मिलने वाली परिस्थिति है? यह विधानसभा के भीतर खड़े होकर दिया गया डायलॉग नहीं,
बल्कि सार्वजनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और चुनावी तौर पर परिस्थितियां ऐसी ही पनप रही है। सिर्फ इस पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।